हम पढ़ेंगे अपवाह के बारे में। अब देखो अपवाह क्या होता है। किसी क्षेत्र की नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर ले जाने वाले जल को अपवाह कहते हैं। अर्थात नदी जिस मार्ग से बहती है वो उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में, ठीक है। और जल संसाधन के रूप में भारत एक बहुत समृद्ध देश है बच्चों, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी नदियां हैं। देखो, ठीक है। उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। अब देखो, हिमालय की जो नदियाँ हैं इसको भी हमने फिर तीन क्रम में बांटा है। एक तो है सिंधु नदी क्रम, एक है गंगा नदी क्रम और एक है ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, ठीक है। अब सिंध नदी जो क्रम है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है सिंध की। देखिए इसमें आपको दिखेगा, ये देखो ये है सिंध नदी। तो रावी है, देखो चिनाब है, झेलम है, इंदुस, सतलुज, ये सारी जो हैं सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं। और देखो ये अधिकांश कहाँ बह रही हैं, कुछ ही हिस्सा इसका हमारे हिमाचल जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में बहता है, बाकी हिस्सा पूरा पाकिस्तान में बहता है। दूसरा नदी क्रम है बच्चों हिमालय से निकलने वाला गंगा नदी क्रम, ठीक है। तो और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं यमुना है और शारदा है, कोसी है, और कुछ नदियाँ गंगा में दक्षिण के पठार से भी मिलती हैं बच्चों। जैसे इसमें है आपकी सोन नदी, केन, टोस आदि नदियाँ, ठीक है। और तीसरा नदी क्रम है ब्रह्मपुत्र का। देखो जो हमारे कैलाश मानसरोवर झील के ऊपर से बहती है, तिब्बत में होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश में मुड़ करके भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में आ जा रही है। देखो अब इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अलग अलग है बच्चों। जब ये तिब्बत में बहती है तो इसको यहाँ पर कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश से जब ये भारत में आती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में बह रही है, देखो तो बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। और एक शाखा फिर इसकी गंगा नदी से मिल रही है। देखो गंगा नदी की एक शाखा तो हमारे पश्चिम बंगाल से समुद्र में मिल रही है, एक शाखा बांग्लादेश में मिल रही है। तो जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती हैं तो उसके बाद ये बांग्लादेश में कहलाती हैं मेघना। कितने नाम हैं देखो ब्रह्मपुत्र के? सांगपो, ब्रह्मपुत्र, जमुना, मेघना, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। अच्छा अब देखो अगला हमने पढ़ा इसमें उत्तर भारत की तीनों नदी क्रम हमने पढ़ लिए। सिंध की सहायक नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। गंगा की यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, जो प्रायद्वीप से मिलती हैं चंबल, बेतवा, सोन। और ब्रह्मपुत्र के तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना, और जब गंगा से मिल जाती है तो इसका नाम मेघना। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। अब जो दूसरा नदी क्रम है भारत का वो है दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम देखेंगे। देखो प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं दक्षिण भारत में बहने वाली? ये नदियाँ हैं आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ये चार नदियाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और नर्मदा और ताप्ती हमारी अरब सागर में गिरती हैं, ठीक हो गया। अब अरब सागर में गिरने वाली दो नदियाँ बताओ, कभी कभी प्रश्न आ जाता है। तो देखो नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हमारी गोदावरी है। उत्तर भारत की या भारतवर्ष की पूरी सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है, ठीक। इतना आपकी समझ में आया। अब देखो ये कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी द्रोणी किसकी है? अमेजन नदी की है, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी गंगा की है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन है बच्चों। ये भी भारत में, जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जब समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जो सुंदरवन कहलाता है, जिसमें बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। और दूसरे नंबर पे है शिव सुंदरम जो कावेरी नदी पर बना है, ठीक हो गया। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? ये दोनों जो हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं।
जब ये मिलती हैं बच्चों देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा, और देवप्रयाग से आगे उसका नाम पड़ जाता है गंगा। कभी कभी ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा का नाम गंगा किस स्थान से पड़ता है, तो देवप्रयाग से पड़ता है। उससे पहले इसकी 2 शाखाएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग से आगे इसको गंगा कहा जाता है। अब अगला है बच्चों डेल्टा किसे कहते हैं। देखो अभी ऊपर आ रहा था ना सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, तो ये डेल्टा क्या है, नदी शाखाओं के बीच बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। देखो जब नदी अपनी वृद्धावस्था में होती है और अपने साथ लाई कंकड़ मिट्टी पत्थर को बहाकर आगे ले जाने में समर्थ नहीं होती है, अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है, तो उन शाखाओं के बीच में जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है, जैसे हमारी अंगुलियों के बीच में ये त्रिभुज जैसा बन रहा है, इसी तरह की शाखाओं के बीच में जो त्रिभुजाकार आकृतियां बनती हैं ये कहलाती हैं डेल्टा, जो कि बहुत उपजाऊ होते हैं बच्चों। बड़े बड़े शहर इन डेल्टाओं में, जैसे कलकत्ता भी एक डेल्टा में बसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे अगला हमारा है ज्वार नदमुख क्या है। देखो नर्मदा और ताप्ती केवल 2 नदियां ऐसी हैं जो ज्वार नदमुख बनाती हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, नदियां जब समुद्र में मिल रही होती हैं तो अनेक शाखाओं में नहीं बढ़ती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि 2 खाड़ियों या 2 चट्टानों के बीच से सीधे तीव्र ढाल में, तीव्र बहाव में समुद्र में जाके मिल जाती हैं, तो उसको कहते हैं ज्वार नदमुख, ठीक है। अगला है बच्चों लैगून किसे कहते हैं। समुद्र के किनारे बनी खारे पानी की झील को लैगून कहते हैं बच्चों। ये है चिल्का झील है, जैसे कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, ये लैगून झील है हमारी, ये अभी दिखाऊंगी मैं आपको। फिर है अगला हिमानी किसे कहते हैं। देखो बर्फ की चट्टान या ढेर जो धीरे धीरे अपने मूल स्थान से गतिशील होता है, जो धीरे धीरे चट्टान के रूप में पूरा खिसकता है, वो कहलाता है हिमानी। और जो हमारी नदियों का उद्गम है बच्चों, ये हिमानी से ही होता है, ठीक है। जैसे गंगा नदी गोमुख नामक हिमानी से, है ना, ये मिलम ग्लेशियर से, हमारी ग्लेशियर भी कहते हैं हिमानी को ही, ठीक है। तो बर्फ की एक प्रकार से बहुत बड़ा ढेर या चट्टान जो है वो हिमानी कहलाती है। अब अगला है झील किसे कहते हैं। एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो, जैसे नैनी झील है, डल झील है, बूलर झील है, सांभर झील है ना। पानी जो जब एक बड़े गड्ढे में जमा हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, झील कहते हैं। और झीलें भी 2 प्रकार की हैं बच्चों। कुछ झीलें तो प्राकृतिक होती हैं, प्रकृति की ओर से हमको मिली होती हैं, और कुछ झीलें ऐसी हैं जो मानव निर्मित होती हैं, जैसे गोविंद सागर झील है, राणा प्रताप सागर झील है, गांधी सागर झील है, हीराकुंड झील है। देखो इसमें हमने झीलें, अभी मैंने आपको बताया था ना लैगून किसे कहते हैं। चिल्का झील को लैगून झील है एक हमारी, चिल्का झील है, पुलिकट झील है, कोलेरू झील है, ये सब पूरी समुद्र के किनारे होंगे लैगून झीलें हमेशा, ठीक है। और जो भारत की फिर मुख्य झीलें, सांभर झील है राजस्थान में, देखो डल बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, और मानसरोवर झील जो है ये हमारी उत्तराखंड के ऊपर नेपाल वाले हिस्से में, नेपाल से आगे चीन वाले तिब्बत वाले हिस्से में पड़ती है मानसरोवर झील। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारे उत्तराखंड से होते हुए हर साल जाती है ना, तो ये मानसरोवर झील देखो हमारे उत्तराखंड के ठीक आगे, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे दक्षिण भारत की मुख्य नदियाँ, ठीक हो गया। देखो दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की नदियों का अंतर। अब दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नदियों में क्या अंतर है बच्चों। अभी ये तो आपको पता है कि उत्तर भारत की मुख्य नदियाँ कौन है, गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, सतलज, सिंध, व्यास, ब्रह्मपुत्र, ये सब उत्तर भारत की नदियाँ हैं। और दक्षिण भारत की मुख्य नदियाँ कौन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। अब इन नदियों में क्या अंतर है। देखो सबसे पहला अंतर तो है कि उत्तर भारत की नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत लंबा है। उत्तर भारत की नदियाँ मतलब लंबी होती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ अपेक्षाकृत छोटी हैं, ठीक है। और दूसरा अंतर है, उत्तर भारत की नदियाँ सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा का मतलब है वर्ष भर इनमें जल रहता है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं। गर्मी के सीजन में जब बर्फ़ पिघलती है तो इनका पानी गर्मी में भी कम नहीं होता, जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये मौसमी नदियां हैं। बरसात में तो इनमें बहुत पानी होता है और अधिकांश नदियां गर्मी के सीजन में सूख जाती हैं, ठीक है। तीसरा है, उत्तर भारत की नदियों का जन्म जो होता है हिमानी से होता है, क्योंकि हिमालय पर्वत की जो ग्लेशियर हिमानी है उनसे होता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां पठारों से निकलती हैं तो वर्षा जल से इनका जन्म होता है।
उत्तर भारत की नदियाँ तीव्र अपरदन कार्य करती हैं, क्योंकि पर्वतों से जब नीचे को ये गिरती हैं तो बहुत भूस्खलन आदि और अपरदन करके अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर बहा के ले जाती हैं, जिससे कि हमारे उत्तर का मैदान बनाया जाता है इनके द्वारा। ठीक है। और जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ अपरदन तो करती हैं लेकिन धीमी गति से करती हैं। उत्तर भारत की नदियों ने विशाल मैदान बनाए हैं, जो हमारा उत्तर का मैदान है, और दक्षिण भारत की नदियों ने छोटे छोटे मैदान बनाए हैं। उत्तर भारत की नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा उत्तर भारत की गंगा नदी ने बनाया है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों के जो डेल्टा होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। उत्तर भारत की नदियों में वर्ष भर जल विद्युत बनती है, गर्मी में भी पानी की कमी नहीं होती है, तो उस पानी को रोक करके बांध बनाए जाते हैं और उनसे जल विद्युत पैदा की जाती है। जबकि दक्षिण भारत की नदियों में केवल बरसात के सीजन में कुछ जल विद्युत बनती है, बाकी समय में ये सूख जाती है। ठीक है। उत्तर भारत की नदियों के किनारे अधिक जनसंख्या वाले बड़े बड़े शहर बसे हैं, जबकि दक्षिण भारत में छोटे छोटे शहर हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ठीक हो गया। इस पाठ में दीर्घ उत्तरी ये दो ही प्रश्न मुख्य हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर बताओ। और एक कभी कभी पूछा जाता है कि पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर करो। देखो बच्चों, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी थी? अभी आपने देखी थी, महानदी थी, गोदावरी थी, कृष्णा थी, कावेरी थी, है ना। और पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती थी। अब इनमें अंतर क्या है? देखो, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक तो पूर्व की ओर बहने वाली सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये लंबी होती हैं। ठीक है। और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, देखो, और पश्चिम में नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक हो गया। ये अंतर आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका एक प्रश्न आपका छूट रहा है, द्रोणी किसे कहते हैं? ऊपर आपका आया था ना, विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी अमेजन, जो दक्षिण अमेरिका में है, सबसे बड़ी द्रोणी क्षेत्र अमेजन का है। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी द्रोणी गंगा नदी का है। तो ये द्रोणी क्या है? देखो, नदी व उसकी सहायक नदी का सिंचित क्षेत्र, मतलब नदी और उसके साथ जो उसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जितने क्षेत्र को ये सिंचित करती हैं वो उसका द्रोणी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है।